अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य के सशक्त स्तंभ के रूप में लिया। उसने सोचा, वो मनन करता था कि मुझसे पूर्व के मुगल सम्राट यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित क्यों नहीं हो पाए, और यहाँ की जो जातियां हैं, अन्य जो हिंदू है, जो भी जातियां दूसरी हैं, राजपूत वगैरह, उनका सपोर्ट उनको उनको क्यों नहीं मिला। यहाँ की जनता इनको एक विदेशी सम्राट, विदेशी शासन ही समझती थी। तो उसने सोचा, क्यों नहीं मैं यहाँ के जो शासन करने वाले लोग हैं, जो राजपूत हैं, उनको मैं अपने साथ में सम्मिलित करूं, अपने दरबार में उनको जगह दूं, अपने समाज में उनको जगह दूं, यहाँ तक कि अपने परिवार में उनको किसी न किसी रूप में जगह दूं, तो मुझे उनका सपोर्ट मिल सकता है, मुगल साम्राज्य को उनका सपोर्ट मिल सकता है, और उससे मुगल शासन सुस्थापित हो सकता है। तो ऐसे में अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई, वो ये अपनाई कि राजपूतों के साथ में सर्वप्रथम जो है मैत्री संबंध स्थापित करने की पेशकश की जाए। तो उसने, ऐसी बात नहीं है, युद्ध युद्ध भी किए हैं, लेकिन उसने मैत्री का हाथ बढ़ाया। उस मैत्री के विभिन्न आयाम थे। उसमें आप देखिए, वो हिंदू तीज त्योहार, दिवाली, होली वो मनाने लग गया। तो उसमें बहुत सारे हिंदू, जो यहाँ के जो स्थानीय नरेश थे, वो शामिल होते, हिंदू जनता के अधिकारी शामिल होते, उनके साथ मिलकर वो ये त्योहार मनाने लग गया। इससे जो हिंदू लोगों के मन में था, वो उसके प्रति कहीं न कहीं सहिष्णुता उसकी उनको दिखने लगी। फिर आप देखिए, वैवाहिक संबंध की भी उसने पेशकश की अकबर ने। उसमें मारवाड़ है, आमेर है, आमेर घराने ने सबसे पहले अपनी पुत्री उन अकबर को विवाह किया पुत्री का अकबर से। और इस तरह से फिर बहुत से नरेश, राजपूत नरेश अकबर को अपनी पुत्री देने में, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने में एक तरह से आगे होते चले गए। तो उससे जो है राजपूत और मुगल दोनों के बीच में संबंध सशक्त बनने लगे, संवेदनशील बनने लगे। फिर जो है अकबर ने, आप देखिए, राजपूत नरेश जैसे भारमल, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, इनको मनसबदार नियुक्त किया। अपने दरबार में इनको मनसबदार नियुक्त किया, उनको इनको बड़े पद दिए, इनको सेनापति बनाया गया। जो अकबर की तरफ से युद्ध में लड़ने जाते थे, इवन हल्दी घाटी का जो युद्ध महाराणा प्रताप के साथ में अकबर का हुआ, उसमें मान सिंह भी लड़ने गया है। अबुल फजल है ही, लेकिन मान सिंह भी वहां पर गया है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में राजपूतों का बहुत बड़ा सहयोग अकबर ने लिया, और वो मुगल साम्राज्य के एक स्तंभ के रूप में राजपूत जो है वहां पर कायम हो गए। तो ये जो चीजें थी, ये जो पॉइंट्स थे, वो अकबर ने बहुत सहिष्णुता की नीति के साथ में, कुछ राजनीतिक नीति भी है इसमें, तो इन सब के साथ में इसको अपनी नीति को उसने पनपाया, अपनी नीति को उसने क्रियान्वित किया। तो आप देखिए, इसके हम विभिन्न पॉइंट्स इस तरह से लिख सकते हैं। आप लिखिए। देखिए, राजपूत नरेशों पदों पर नियुक्त करना, पदों पर
उन्हें क्या बनाया? मनसबदार। सेनापति है, मंत्री है, मनसबदार है। इसमें आप यदि नाम लिखना चाहें तो भगवान दास, भारमल, मान सिंह, ये सब नाम लिख सकते हैं। भारमल, भगवान दास, मान। फिर नंबर 2 है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक राजपूत राज्यों से उन्होंने, अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमिर सबसे आगे रहा। और फिर राजपूताना के बहुत से राज्यों ने ये अकबर को अपनी पुत्रियां विवाह संबंध में दी। फिर है, आप देखिए, और अधीनता। अकबर ने राजपूत जो स्टेट्स थी उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार करें, और यदि वो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके साथ में युद्ध लड़ा जाएगा। अब आप देखिए, बहुत सी स्टेट्स ने अधीनता स्वीकार की और अकबर ने भी उनको उदारता दिखाई, उनको उनके आंतरिक शासन में स्वतंत्र रखा। ये भी उसकी एक पॉलिसी थी कि जो अधीनता स्वीकार कर लेगा उसको आंतरिक शासन में किसी प्रकार का कोई मुगल हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो लेकिन युद्ध जब हो जाता था तब यदि कोई राजपूत स्टेट अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था, जैसे मेवाड़ ने किया, महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अपनी स्वाधीनता का सौदा नहीं करूंगा, मैं अकबर की गुलामी, या अकबर, उसने उसको गुलामी समझा, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे युद्ध करना पड़े, चाहे मेरा चित्तौड़ नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करूंगा। तो आजादी के उस प्रतीक ने, उस महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन बाकी सभी स्टेट्स ने की। तो आप देखिए, तो इसकी राजपूत नीति की ये पॉलिसीज की युद्ध अगर अधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी तो उसके साथ में, उस स्टेट के साथ में युद्ध किया जाएगा, और अगर वो अधीनता स्वीकार कर ले बिना युद्ध किए तो उसको उचित पद, उसको सम्मान, उसको उसके शासन में स्वतंत्रता, ये सब दी जाएंगी। युद्ध और आंतरिक शासन में ये है अधीनस्थ राज्यों। ये आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स और हैं वो हम कल करेंगे, फिर इस पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। थैंक यू।